मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अब कक्षा 12 के जितने अनुसार का हल होगा या किसी प्रश्नावली का हल होगा वो केवल इस चैनल पर मिलेगा। हाई स्कूल के जितने भी हल होंगे वो आपको दूसरे चैनल पर मिलेंगे। तो अनुसार आपको 2023 का आज से हल कराना शुरू किया गया। इसमें देखिए, पहला सेट जो है 2023 का, उस सेट का कोड जो है वो AX है। जो AX कोड वाला सेट है, चूंकि अलग अलग अनुसार प्रकाशन के होंगे तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेट एक इसमें दिया है अग्रवाल में AX तो दूसरे में भी दिया हो, लेकिन कोड AX वाला जो होगा उसका हल है, आगे पीछे हो सकता है दूसरे प्रकाशन के। उसमें पहला प्रश्न है आपका, अवकल समीकरण आपका लिखा है पहले का कि अवकल समीकरण dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर y प्लस dy बटे dx की होल पावर 1/5 की घात होगी या होगा लिखा है। इसकी घात क्या होगी? देखिए, कोटि एवं घात कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं हम। कोटि एवं घात कैसे ज्ञात करते हैं? अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया हो किसी अवकल समीकरण का वह उसकी कोटि होती है। जैसे एक अवकल समीकरण में एक मिल जाए डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर और एक मिल जाए dy बटे dx, तो ये बताता है कि अवकलन एक बार किया गया है, ये बताता है अवकलन दो बार किया गया है। इसे हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, इसे हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसे हम y2 भी लिख सकते हैं और इसे हम y1 भी लिख सकते हैं। यानी प्रथम अवकल गुणांक को हम y1 या y डैश या dy बटे dx से, द्वितीय अवकल गुणांक को y2 y डबल डैश या dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर से लिख सकते हैं। तीन बार अवकलन का मतलब ये होगा dqy बटे dx क्यूब, या इसी को हम y ट्रिपल डैश या y3 लिख सकते हैं। ऐसा हमने पांचवें चैप्टर में उपयोग किया कि तीन बार अवकलन करना हो तो dqy बटे dx क्यूब या y ट्रिपल डैश या y3 भी लिख सकते थे। अब अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया होगा उसकी कोटि होती है, और कोटि के ऊपर जो हो उसी को घात माना जाता है। ऐसा नहीं कि घात जो ज्यादा हो घात हो गई, कोटि के ऊपर जो हो घात मानते हैं। लेकिन ये देखते हैं सबसे पहले कि अगर करनी है तो करनी को खत्म करते हैं। जैसे कहीं पावर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, इसको खत्म करते हैं। तो इधर पावर 1/5 है तो इसको कैसे खत्म करें? जैसे पावर 1/2 हो तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, पावर 1/3 है तो दोनों पक्षों का घन कर दें, पावर 1/5 है तो दोनों पक्षों की घात 5 कर दें। या इधर देखें हम, ये है 1/5 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/5 तो इधर हो जाएगा 5/1, नहीं तो दोनों पक्षों की घातें 5 कर दो। dy बटे dx स्क्वायर, डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर की होल पावर 5, y प्लस dy बटे dx की होल पावर 1/5 की होल पावर 5। होल पावर 5 क्यों किया? क्योंकि करनी में 1/5 है। तो डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर की होल पावर 5, y प्लस dy बटे dx की पावर गुणा हो जाता है 5/5 तो पावर कट जाएगी। डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर की होल पावर 5 बराबर y प्लस dy बटे dx। ये आया, ये बता रहा है अवकलन एक बार किया गया है, ये बता रहा है अवकलन कितनी बार किया गया है? 2 बार। तो अधिकतम अवकलन जितनी बार किया जाता है वह कोटि होती है, तो इसकी कोटि 2 है। कोटि के ऊपर जो लगा उसे घात मानते हैं, तो कोटि के ऊपर है जो घात वो है 5। तो कोटि 2 घात 5, तो इसमें हमसे उसने पूछा था घात, कोटि नहीं पूछी थी। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग में आपके गड़बड़ हो गया कि कोटि घात नहीं जानते हो, तो सबसे पहले वही विकल्प रखा जाता है। अगर एग्जामिनर सही है तो सबसे पहले वही विकल्प रखेगा, जो तुमसे गलती हो वही सबसे पहले मिले, और इससे आप बहुत ही सोचें कि हमारा बिल्कुल सही है। तो आपने जैसे सोचा तो इसकी कोटि 2 है। अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया हो वह कोटि होती है, और कोटि के ऊपर जो लगी हो उसे घात कहते हैं। तो कोटि के ऊपर घात 5 है, यानी सेकंड विकल्प इसका सही है। कोटि पूछा नहीं है इसमें, घात पूछा है तो घात 2 होगी। देखिए, इस तरीके के प्रश्न हमने बताया अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया हो वह कोटि,
और कोटि के ऊपर जो लगी हो उसे घात कहते हैं। ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा 9वें चैप्टर में, नहीं पढ़ाया गया होगा 9वें चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन कितनी बात केवल बताई जाएगी वो हम तुम्हें बताया दे रहे हैं, उससे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जो बात हमने बताई वो बताई जाएगी, या ये बताया जाएगा कि किसी अवकल गुणांक के साथ, जैसे अवकल गुणांक आपका dy/dx है, इसके साथ कोई त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में हो, तो उसकी कोटि तो बता सकते हैं लेकिन घात का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। या आपको बताया जाएगा किसी चर घातांकी फलन में कि पावर में अवकल गुणांक हो, कोई अवकल गुणांक, जैसे प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है, ये द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक है, चतुर्थ कोटि का अवकल गुणांक हो। आपको ये बताया जाएगा कि यदि किसी अवकल समीकरण में, इसे कहते हैं प्रथम कोटि का अवकल गुणांक, द्वितीय तृतीय किसी कोटि का अवकल गुणांक चर घातांकी के पावर में हो किसी कोटि का अवकल गुणांक, या त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अवकल गुणांक किसी कोटि का गुणा में हो, तो कोटि तो बता देंगे, यानी अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया वो कोटि होगी, लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी। आपको इतना ही बताया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन वास्तव में बात क्या है, जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि कितना बताया गया, जितने हमने बता दिया बस इतना बताया गया है और न बताया जाएगा। आपको वास्तविक बात क्या है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। सवाल बहुत पहले हो गया था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी सवाल किसी भी सेट में कहीं पर भी आए गलत आपका नहीं हो सकता। हमने जितना आपको बता दिया आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, ये लिख के रख लीजिए आप। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि किसकी किसकी हम घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। देखिए, एक शब्द दो फलनों के समाकलन का चयन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द आइलेट का प्रयोग किया गया था। उसमें केवल आपका जो ए है एल्जेब्रिक, इसके साथ अगर त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में है तो घात बता सकते हैं। बाकी चाहे इनवर्स वाले के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में हो, चाहे लाग वाले के साथ, चाहे टेक्नामेट्रिक के साथ और चाहे चरघातांकी के साथ, कभी भी आप घात नहीं बता सकते। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये लिख के हम बता दे रहे हैं, कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि दो तरीके के प्रश्न है प्रश्नावली में, और दो ही तरीके के प्रश्न जो है तो बस उतना ही बताया जाता है जितना वहां पर छपा हुआ है गाइड में, क्योंकि ना कहीं इंटर में ये मिल रहा है ना ये मिल रहा है, आपके केवल ये दोनों मिल रहे हैं, तो इतनी बात आपको बताई जाती है। लेकिन हमने कहा साइन इनवर्स हो, इनवर्स का मतलब चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कास इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, चाहे काट इनवर्स हो, चाहे सेक इनवर्स हो, चाहे कासेक इनवर्स हो, इन्हें कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके साथ कोई किसी कोटि का अवकल गुणांक गुणा में, यानी साइन इनवर्स के साथ dy/dx है, या dy²/dx स्क्वायर है, या dy³/dx क्यूब है, इन छहियों प्रतिलोम त्रिकोणमिति में किसी के साथ किसी कोटि का अवकल गुणांक गुणा में है तो उसकी कोटि तो बता देंगे लेकिन घात परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर लाग लगा हुआ है किसी कोटि के अवकल गुणांक के साथ, लाग का गुणा है और यहां पर किसी कोटि का अवकल गुणांक है, चाहे प्रथम कोटि का, चाहे द्वितीय का, चाहे तृतीय का, चाहे चतुर्थ का, तो कोटि तो बता देंगे, यानी अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया होगा कोटि होगी, लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी। एक 14 मिनट का वीडियो हमने बनाकर डाला है, जिससे किसी कंपटीशन का, केवल यूपी बोर्ड का ही सवाल नहीं, कोटि एवं घात का कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं, कोई भी बुक हो इंटरमीडिएट में, केवल इन दो की चर्चा की गई है। इसका एक सवाल उदाहरण में है, प्रश्नावली में इसके कई सवाल हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात अवकल गुणांक के साथ गुणा में है तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। बाकी एल्जेब्रिक फलन के साथ कुछ भी हो तो उसकी घात आप बता सकते हैं। तो 13 या 14 मिनट का वीडियो हो, इससे कोई भी सवाल आपका कहीं का भी नहीं गलत हो सकता, बार बार इधर उधर के सवाल रटने की जरूरत नहीं है। और मेन जो बात है वो यहाँ पर हमने बता भी दी कि किसकी किसकी घात परिभाषित नहीं होगी। ये चार जो है इसमें आइलेट में, उनमें चार की घात परिभाषित नहीं होगी। दूसरा सवाल आया, इस सवाल को तो सभी लड़के लगभग कर सकते हैं। ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि cos स्क्वायर x का समाकलन बताना है, क्या होगा। तो माना I बराबर इंटीग्रेशन
cos स्क्वायर एक्स dx। हमने आपसे बता रखा था sin स्क्वायर एक्स हो, cos स्क्वायर एक्स हो, tan स्क्वायर एक्स हो और cot स्क्वायर एक्स हो, इसका सीधे समाकलन हम नहीं कर सकते हैं। sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के सूत्र से बदल के लाते हैं, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के सूत्र से बदल के लाते हैं और cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स के सूत्र से बदल के लाते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स है, देखिए cos 2x का सूत्र cos के पद में होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस cos 2x बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स। हमें मान चाहिए cos स्क्वायर एक्स का, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। 1 प्लस cos 2x अपान 2 बराबर हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स का मान रखते हैं हम, क्या है 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx। 1/2 बाहर करें तो बचा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx। 1/2 इंटीग्रेशन dx, 1/2 का गुणा होगा इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो 1/2 dx का समाकलन x प्लस 1/2 cos x का समाकलन होता है sin x, x की जगह है 2x तो 2x, तो यहां पर 2x है, 2x का समाकलन करेंगे तो 2x का अवकलन करें, 2x का अवकलन 2 होगा। अवकलन के विपरीत क्रिया समाकलन होती है तो 2 का जो उल्टा है वो 1/2 होगा, यानी cos 2x का समाकलन होगा 1/2 sin 2x। अनिश्चित समाकलन है तो 100 जोड़ देंगे 1/2x प्लस 1/2 इंटू 2 4 और sin 2x प्लस c। ये आपका हो गया ख नंबर। इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। आपका इसका पहला ही विकल्प सही है। अब इसके बाद ग नंबर प्रश्न पर आते हैं। ग नंबर प्रश्न पर आते हैं। कहता है सदिशों इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी 2 सदिशों के बीच का कोण पूछा है। तो पहले सदिश को मान लें ए वेक्टर। माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 सदिश हैं, 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो सूत्र होता है 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे मापांक 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप का, फिर मापांक 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मापांक। अब देखिए यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न है, कोई चीज लिखे या नहीं लिखे, हमें जल्दी से सही विकल्प में जाना है तो हम सीधे आई वाले का केवल आई वाले से गुणा करा दें, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, नीचे मापांक निकाल दें। मापांक को ही मॉडुलस, उसी को परिमाण कहते हैं। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम उस हिसाब से हल कर रहे हैं कि ये बहुविकल्पी प्रश्न ना हो तब कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आई वाले का केवल आई वाले से गुणा करा दें, आपको पूरा दिखाना होगा कि आई वाले का गुणा तो आई जे के तीनों से होना चाहिए। आई वाले से क्यों कराएं हम? क्योंकि आई वाले का आई वाले से गुणा केवल 1 होगा और जे के से 0 होगा। इसी प्रकार जे का जे से 1 होगा और आई के से 0 होगा, के का के से 1 गुणा होगा, आई और जे से 0 होगा। तो या तो पहले आई का इन तीनों में कराओ, जे का इन तीनों में कराओ, के का इन तीनों में कराओ, नहीं तो एक स्टेटमेंट लिखोगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरे से गुणा नहीं करा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0 होता है। और 0 किसी संख्या में जोड़े या घटाएंगे कुछ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए केवल आई वाले का आई वाले से गुणा करा दिया जाता है, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से। तो आई वाले का आई वाले से करा रहे हैं क्योंकि आई का जे और के से कराएंगे 0 होगा। तो पहले अक्षर का गुणा कराओ, 3 दूनी 6 आई कैप डॉट आई कैप। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस और अक्षर पद का कराओ 2 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप प्लस 3 गुणते 1 3 के कैप डॉट के कैप। बाकी का क्यों नहीं कराया वो स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिया है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो बहुविकल्पी प्रश्न में तो कुछ दिक्कत नहीं, वैसे तो फिर क्यों गुणा नहीं कराया ये तो पता होना चाहिए। या तो सबका गुणा कराओ और फिर सबको जब आई का जे और के वाले से हो तो उसका 0 0 रखो, नहीं तो ये स्टेटमेंट लिखो। परिमाण इसका निकालते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई का गुणांक 2 है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, इसका परिमाण निकालो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। ये आपका कास थीटा बराबर चल रहा है, कास थीटा बराबर 6 गुणते आई कैप डॉट आई कैप आपको लिखाया गया है 1 माइनस 2 जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 3 के कैप डॉट के कैप 1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 धन 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो कास थीटा बराबर 6 माइनस 2 प्लस 3 बटे अंडर रूट 9 1 10 4 14 रूट 14 9 1 10 4 14 रूट 14। इधर देखिए थोड़ा इधर हल कर देते हैं जगह नहीं तो। कास थीटा बराबर 6 3 9 है प्लस का और माइनस का 2 है, 9 में 2 चला गया बचा 7 रूट 14 का रूट 14 में गुणा करेंगे रूट हट जाएगा 14 आ जाएगा। कास थीटा बराबर 7 से काट दे 1/2। कास में किसका मान होता है 1/2, कास 60 का। कास थीटा बराबर कास 60, तो थीटा बराबर आपका आ गया 60 अंश। आपका विकल्प नंबर जो सेकंड है वो सही है। चलिए अब हमने एक चीज बताई है कि हाई स्कूल है, आप किताब से पढ़कर 70 में 65-68 नंबर ला सकते हो, लेकिन इंटर में चाहे जिस राइटर की किताब से आप पढ़ लो पूरा किताब से ही आए ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पहले ही चैप्टर से हैं, ये क्वेश्चन तो किताब में मिलने वाला नहीं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा है 1.2 प्रश्नावली में, लेकिन 80% इसको भी हल करने में असमर्थ है। घ नंबर देखिए, घ नंबर प्रश्न पहले देख लेते हैं फिर अंगा की चर्चा करेंगे। कहता है दो परिमित समुच्चयों, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो परिमित या सीमित समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो परिमित या सीमित समुच्चय कहलाते हैं। तो ये जान लेते हैं पहले कि दो परिमित समुच्चयों यानी ऐसे समुच्चय हैं दो ए और बी जिनमें अवयव निश्चित हैं, इसीलिए इसे परिमित समुच्चय कहा गया। में क्रमशः अवयव यम और यन है। यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों का जवाब हम यहां पर देंगे क्योंकि कभी ये प्रश्न आ जाता है कभी वो आ जाता है और किताब में दोनों सवाल नहीं है। कहता है कि ए में अवयव है यम यानी यने का मान है यम और बी में अवयव है तथा बी में अवयव क्रमशः दिया है यन। ए में यम और बी में यन, यन बी बराबर है यन। देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम और यन है तो ए और बी में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन का जवाब पहले नहीं दे रहे हैं, एक क्वेश्चन जो यहां से और बनता है उसका जवाब देखिए। क्वेश्चन ये होगा पूरा यहां तक तो कहेगा ए तथा बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। यहां पर पूछा है संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या पूछ सकता है कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या आपकी होगी यन ए इंटू यन बी।
यानी कि यन का मान यम और यन बी का मान यन, तो यमन। क्वेश्चन वो भी 2-3 बार आ चुका है कि यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम और यन है तो ए से बी में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कुल अवयवों की संख्या यमन होगी, और वो भी विकल्प इसमें अवश्य दिया होगा, दिया है। तो इसलिए इसमें हमसे कुल अवयवों की नहीं कुल संबंधों की संख्या पूछी है। तो जब कुल संबंधों की संख्या पूछी है तो 2 की पावर अवयवों की संख्या होगी, 2 की पावर अवयवों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या है, यमन है। ये जो इस प्रश्न में जो पूछा है उसका जवाब हुआ 2 की पावर यमन। यहां पर कुल संबंधों नहीं, यहां कुल अवयवों पूछता तो ऊपर वाला इसका जवाब होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे हल किया है, नहीं तो हम सीधे इसका जवाब बता सकते थे 2 की पावर यमन। अब बात आई अंगा नंबर प्रश्न में, जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आए हो। पिछली साल और उसके पहले वाली साल में ऐसा हुआ कि कक्षा 10 में ही कक्षा 11 में सरल रेखा है, उसके सवाल 4-4 नंबर के आ गया, तो आ गया तो अब आपको हल करना पड़ेगा। 8-10 साल पहले हाई स्कूल में सरल रेखा थी। अब ये प्रश्न तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो 11 में है, 10 में आ गया। अब ये तो 11 में है, 12 में आ रहा है, तो इसको तो कह नहीं सकते कि नहीं पढ़ाया गया। फिर प्रश्नावली आपको 1.2 में पढ़ाया गया होगा। प्रश्नावली 1.2 में हमने क्या क्या बताया है, प्रश्नावली 1.2 के सवाल आप एक एक सवाल कर लेंगे केवल। वहां पर हमने 4 वीडियो दिए। एक वीडियो में बताया फलन किसे कहते हैं और कैसे पहचाने की फलन है, तो फलन का कोई सवाल नहीं है कहते हैं इंटर में, नहीं है तो याद तो गया। फिर फलन के 4 प्रकार बताए गए आपको, फलन के 4 प्रकार बताए गए आपको। फलन आपको बताया गया आच्छादक, अंताक्षेपी, एकैकी और बहुएक, ये पढ़ाया गया होगा और आप उसको सोचते होंगे, रटते होंगे, लेकिन हमने 3 वीडियो में बताया आपको पूरा, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादक भी, अंताक्षेपी भी, एकैकी भी, बहुएक भी। कैसे 2 प्रकार के, हमने 2 भागों में बांटे हैं। वहां एक भाग ये है कि जब समुच्चय, फलन नहीं, जब समुच्चय सीमित हो, यानी 2 समुच्चय जो हैं ए बी वो परिमित समुच्चय हो, तब ट्रिक के द्वारा तुरंत पहचाने आप, 1 सेकंड से भी कम समय में पहचाने तुरंत कि कौन सा इसमें फलन है। फिर हमने अपरिमित जो समुच्चय हैं, जिसके सवाल किताब में भी हैं बहुत सारे, बहुविकल्पी में तो आ सकते हैं, जो परिमित समुच्चय है उसके, अपरिमित समुच्चय का हल करने को निश्चित ही आता है, एक सवाल बिल्कुल 100% क्लियर है कि आता है। उसमें भी कुछ नहीं रटना, क्योंकि हमने उसका पहले बेसिक पढ़ाया है और हर बेसिक में हमने 4-4, 5-5 उदाहरण बता दिए हैं। जब वो 4-4, 5-5 उदाहरण तुरंत आपके समझ में आए तो प्रश्नावली का कोई भी सवाल, अंसार का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाए। तो यहां पर तो केवल बात की गई है आपके फलन की। तो ए दिया है, देखिए ये कहता है यदि ए बराबर, अंगा नंबर प्रश्न है, कहता है यदि ए बराबर है 1, 2, 3, बी बराबर है 2, 3, 4 है, तो निम्न में ए से बी में फलन होगा। ए से बी में कौन सा फलन होगा ये पूछ रहा है। बताना है आपको कि ये वाला सही विकल्प है, ये वाला कि ये वाला, बताओगे कौन वाला सही है। निम्न में कौन सा फलन है, देखिए पहले हम बताते हैं जैसा आपको पढ़ाया गया होगा, अगर पढ़ाया गया होगा तो, या पढ़ाया जाता है वैसे बताते हैं। फिर हम आपको बताएंगे एक ट्रिक कि जिंदगी में उससे आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो पहले वैसे ही लो जैसे आपने पढ़ा है। ए और बी यहां पर 2 समुच्चय हैं और दोनों ही सीमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं। तो कोई भी फलन है कि नहीं, फलन है कि नहीं ये कैसे पहचानते हैं, फलन है कि नहीं, तो फलन की परिभाषा अगर किसी ने बताया होगा तो ये बताया होगा, यदि 2 चर राशियां x तथा y एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित अद्वितीय मान प्राप्त हो तो उसे फलन कहते हैं। यदि 2 चर राशियां x तथा y एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध का मतलब जुड़ी हों कि x के प्रत्येक मान के लिए
y का एक निश्चित एवं मान प्राप्त हो तो उसे फलन कहते हैं, ये आपको बताया गया होगा। अब दूसरा, फिर तुमको किसी ने समझाया होगा तो ये समझाया होगा कि जो पहले लिखा हुआ मान है उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो वो फलन होता है, बाद वाले की पुनरावृत्ति हो जाए, चाहे पहले जो लिखा है वो दोबारा ना आया हो। जैसे इसमें हम देख रहे हैं 1 है 2 है तो 1 फिर आ गया, तो अगर आ जाए दोबारा तो फलन नहीं होता है, तो ये फलन नहीं है। इसमें हमने देखा क्या है, 1 है 3 है 2 है 4 है, तो पहले वाला तो कोई आया नहीं तो हम अभी जान नहीं पाए हैं। इसमें आए 1 है तो 1 दोबारा है क्या पहली बार कहीं, फिर इसमें 2 है तो 2 है क्या दोबारा कहीं, 3 इसमें है तो 3 है क्या दोबारा कहीं, तो ये भी अभी उनके बताए के अनुसार ये भी सही है अभी। चलिए अभी और रुकते हैं, इसमें आते हैं 1 है तो 1 दोबारा है कहीं नहीं है, 2 है पहले 2 पहले, ये बताया जाता है कि पहले जो लिखा है उसके मान की पुनरावृत्ति ना हो तो फलन होता है। तो 1 तो दोबारा है नहीं, 2 भी दोबारा नहीं, 3 लेकिन दोबारा है, तो ये भी फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है। तो 2 को तो क्लियर हो गया, बात 2 में फंस गई, तो नहीं आता है जब, तो फिर क्या करते हैं हम, नहीं आता तो भी अक्कड़ वक्कड़ करते हैं, भगवान भरोसे 2 में जो एक सही होगा उसको सही मानेंगे। अब तुम्हें हम बिल्कुल सही बात बताते हैं जो कि बताई नहीं जाती है तुम्हें। 2 समुच्चय हैं आपके ए और बी, पहले हम परिभाषा बताते हैं चित्र के द्वारा। 2 समुच्चय हैं आपके ए और बी, यहां पर कोई भी अवयव हो सकते हैं, यहां पर कोई अवयव हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है, बिल्ली कुत्ता सुअर कुछ भी हो सकता है। तो इधर आपका 3 या 4 अवयव हैं, तो ए से बी में फलन है कि नहीं ये जानना है। तो वो फलन होता है जब पहले गोले का कोई अवयव छूटा ना हो, पहले गोले का कोई अवयव छूटा ना हो तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। प्रतिबिंब क्या है और पूर्व प्रतिबिंब क्या है ये हमने वहां पर बताया जब प्रश्नावली दशमलव 2 का बेसिक पढ़ाया है। पहले हम सीधे सीधे इसी की बात कर लेते हैं तो सवाल पहले क्लियर हो जाए, फिर हम और उदाहरण लेकर समझाएंगे। ए का मान कितना है 1 2 3, बी का मान कितना है 2 3 4। यहां पर लिखा है पहले गोले का कोई अवयव छूटा ना हो और पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए तो फलन होता है। तो पहले विकल्प में आ रहे हैं 1 का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसे समझ लो। जब गोले ए से गोले बी में देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, जब बी गोले से ए गोले को देखेंगे तो पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। ना समझ में आया हो तो बात ऐसी है, जैसे आप शीशा को देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, शीशा के अंदर से कोई तुम्हें देखे तो वो पूर्व प्रतिबिंब है। ये बात है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की। तो यहां पर देखिए 1 का प्रतिबिंब किससे बन रहा है 2 से, बना दे। 1 का बन रहा है 2 से, फिर 1 का किससे बन रहा है, देखो 1 का किससे बन रहा है 3 से, फिर 2 का बन रहा है, 2 का किससे बन रहा है 3 से, 2 का 3 से बना दिया, फिर 3 का 3 से बन रहा है। तो यहां पर यह बताया गया है कि पहले गोले पर कोई अवयव छूटा ना हो, तो नहीं छूटा, एक तो ठीक है, तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। पहले गोले का जो अवयव 1 है ये कै प्रतिबिंब बना रहा है 3 बना रहा है कि 2 बना रहा है, एक प्रतिबिंब ये बना रहा है, एक प्रतिबिंब ये बना रहा है। तो पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो और पहले गोले का प्रत्येक अवयव क्या बनाए एक प्रतिबिंब बनाए। यहां पर पहले गोले का अवयव 1 ऐसा है ये 2 प्रतिबिंब बना रहा है, इसीलिए तो ये फलन नहीं है। अब दूसरे में आते हैं, सेकंड ऑप्शन में आते हैं, बी विकल्प है इसका। देखिए ए बी वही है, ए का मान है 1 2 3, बी का मान 2 3 4, बी विकल्प में आओ। ये वाला 1 का प्रतिबिंब किससे बन रहा है, 1 का प्रतिबिंब बन रहा है 3 से और 2 का प्रतिबिंब बन रहा है 4 से। ये फलन क्यों ना हुआ कि 2 का प्रतिबिंब बन रहा है 4 से, फलन क्यों ना हुआ ये,
हमने अभी लिखाया पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, यहां पर एक अवयव ऐसा है जो कि छूटा हुआ है, तो यहां से यह फलन नहीं हुआ, तो इसीलिए फलन ना था। अब इस पर आते हैं, ये क्यों फलन ना हुआ। देखिए ए है आपका, ए आपके पास क्या है 1 2 3 और बी क्या है 2 3 4। अब देखें आप 1 का प्रतिबिंब बन रहा है 3 से, तो बना दिया 1 का 3 से। फिर 2 का प्रतिबिंब बन रहा है किससे 2 से। फिर 3 का प्रतिबिंब बन रहा है 3 से। तो पहले गोले में कोई अवयव छूटा है क्या। पहले गोले का ये अवयव क्या प्रतिबिंब बना रहा है 1, ये भी क्या बना रहा है 1, ये भी क्या बना रहा है 1। पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है और पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बना रहा है, इसीलिए फलन है। इसको देख लेते हैं ये क्यों फलन नहीं था। यहां पर आते हैं हम, पहले यही लिख लेते हैं, ए से बी में फलन देखना है। फलन किसमें देखना है, कहां चला गया वो, निम्न में ए से बी में फलन होगा। अगर कहता बी से ए में, तो बी वाला गोला बी यहां पर लिखते, ए यहां पर लिखते, बी के मान इधर लिखते, ए के मान इधर लिखते। अगर कहता बी से ए, तो ए से बी कह रहा है, तो 1 2 3 और ये है 2 3 4। अब देखो क्या कर रहा है, 1 का प्रतिबिंब बन रहा है 2 से, बना दिया 1 का 2 से। फिर 2 का किससे बन रहा है 3 से, बना दिया 2 का 3 से। फिर 3 का किससे बन रहा है 2 से, बना दिया 3 का 2 से। फिर 3 का 4 से बन रहा है। तो पहली जो कंडीशन हमने बताई थी वो तो संतुष्ट कर रहा है, पहले गोले में कोई भी अवयव छूटा नहीं है। हमने कहा था पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए, यहां पर पहले गोले का अवयव 3 ऐसा है जो 2 प्रतिबिंब बना रहा है, इसीलिए तो ये फलन नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। ये तो इसका जवाब हुआ। और हम देखिए अवयव न लिखकर और तुम्हें बताते हैं बहुत सारी चीजें की जो फलन नहीं होंगे। अगर परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है और फलनों के प्रकार, ये सभी चीजें जैसे हमने यहां गोले पर बताई, ऐसे ही हमने चारों फलनों के प्रकार भी गोले से ही समझाया है। अगर समुच्चय परिमित है, अपरिमित है तो सूत्र के द्वारा बताया है, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिक्स मान बताए हैं। 2 मानों पर चेक करो, तुरंत बताओ। देखिए जैसे कि आपने न सुना हो तो आप तुम्हें हम बता देते हैं कि 4 फलन तो हैं, लेकिन 2 आए तो 2 के साथ 2 फ्री हैं, क्योंकि आच्छादक और अंताक्षेपी भाई भाई हैं, एकाएकी और बहुएक भाई भाई हैं। जब फलन आच्छादक नहीं होता तो अंताक्षेपी होता है, जब अंताक्षेपी नहीं होता तो आच्छादक होता है, जब एकाएकी होता है तो बहुएक नहीं होता, और जब बहुएक होता है तो एकाएकी नहीं होता। मतलब जब एकाएकी नहीं होगा तो बहुएक होगा, और जब बहुएक होगा तो एकाएकी नहीं होगा। तो वहां पर 2 चीजें समझनी है, 2 के साथ 2 तो ऐसे भी फ्री हैं। अब यहां पर थोड़ी और फलन की चर्चा ही कर लेते हैं, जिससे दोबारा सवाल कहीं आए तो गलत ना हो। जो हमने कंडीशन लिखी थी उसी कंडीशन पर चलते हैं, और उसमें हो सकता है आप अभी फंस जाएं फिर से। यहां पर कोई 4 अवयव हैं, कुछ यहां पर हो सकता है 1 2 3 4 ABCD PQR, कोई जानवर या कोई इंसान हो सकता है। यहां पर एक ही गोला है, इन चारों ने इसके साथ प्रतिबिंब बनाया, तो ये बताना है फलन है कि नहीं है। तो देखिए फलन है कि नहीं, हमने ये बताया है कि पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, तो पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है। पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बना है, तो ये गोला एक का प्रतिबिंब बना रहा हो, या एक बना रहा हो, या एक बना रहा हो, या एक बना रहा हो। दिस इज फंक्शन, ये फलन है। अब इसी में देखिए हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, हम इधर हमने 4 ले लिए, इसका हमने बना दिया इससे, इसका हमने इससे प्रतिबिंब बना दिया, इसका हमने इससे प्रतिबिंब बना दिया, और इसका हमने इससे प्रतिबिंब बना दिया। तो बताओ ये भी क्या है, फलन है। तुम्हें दूसरे गोले से नहीं मतलब है, पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है और पहले गोले का प्रत्येक अवयव क्या कर रहा है, एक प्रतिबिंब बना रहा है। लेकिन अगर इसका किसी इससे कर दे कनेक्शन हम, तो ये अवयव क्या प्रतिबिंब बनाने लगा उधर 2, तो ये फलन नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंडीशनें, और ये सब केवल 3 वीडियो 10-10 15-15 मिनट के हैं, वहां पर पूरा क्लियर कर दिया गया। और निश्चित सवाल आता है उसके पहली वाली प्रश्नावली जो है तुल्यता संबंध, उसमें
स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तुल्यता संबंध का भी सवाल 5 नंबर का आता है, उसके भी बेसिक वीडियो हमने बनाए हैं और उसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है, केवल समझने की ही बात है। जैसे यहाँ पर हमने ट्रिक बताई है वैसे वहां पर भी ट्रिक बताई है कि स्वतुल्य को कैसे पहचाने, तुरंत सम्मित को कैसे पहचाने और संक्रामक को कैसे पहचाने। जब तीनों संबंध होते हैं तभी तुल्यता संबंध होते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हम आप सोचोगे कि ये घंटा में हल किया गया या 40 मिनट में, तो हल करने का 6-7 मिनट का इससे ज्यादा का नहीं था, लेकिन इससे संबंधित जितने भी सवाल बने वो कैसे हम हल कर पाए, क्योंकि हर बार हम कोट या घात का सवाल बताएं और आप हर बार रटे वो बात अच्छी नहीं है। एक बार आया उसी में सब कुछ क्लियर किया गया। इसी तरीके से कोई भी सवाल अब आपका फलन का होगा वो आप आसानी से कर सकोगे यदि पूरी बात आपने समझी है।